दिल्ली में पुजारियों के सम्मान पर दंगल मचा हुआ है, तो वहीं यूपी के संभल में हर रोज मिल रहे सनातन के सबूत पर सियासी पारा हाई है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से शिवलिंग का उपहास उड़ाया, उससे क्या मुसलमान खुश हुए? क्या सनातन का अपमान करने से अखिलेश को मुस्लिम वोट की गारंटी मिल गई? क्या अखिलेश को यह गलती बहुत भारी पड़ेगी? क्या 2027 में हिंदू अपनी वोट की ताकत से इसका बदला लेंगे? अखिलेश यादव आगरा में मुगल म्यूजियम क्यों बनवाना चाहते हैं? क्या अखिलेश को अब समझ आ गया है कि पीडीए का सिर्फ ए उनके पास बचा है? अगड़े पिछड़े दलित अब उनके झांसे में नहीं आने वाले। एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश यादव ने शिवलिंग का मजाक उड़ाकर क्या बड़ी गलती कर दी? मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। मुस्लिम वोट के लिए मुलायम खानदान कब तक करेगा सनातन का अपमान? सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। अखिलेश यादव की ये हंसी उनके राजनीतिक करियर पर ग्रहण लगा सकती है। दो 2027 में हिंदू उन्हें माफ कर देंगे या साफ कर सजा देंगे? इसका पहला सैंपल अभी देख लीजिए। अखिलेश के बयान से हिंदू कितने आहत हैं। वो पूछ रहे हैं, इंडिया अलायंस आखिर कब तक अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाएगा? अब दूसरा सैंपल देख लीजिए। हिंदू पूछ रहे हैं, मुल्ला मुलायम के बाद अखिलेश को क्या कहा जाए? अब तीसरा सैंपल देख लीजिए। अखिलेश यादव की हताशा चरम पर पहुंच गई है। अब चौथा सैंपल देख लीजिए। क्या अखिलेश यादव का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है? क्या ये हाई डोज का असर है? क्या उनकी हिम्मत है कि मस्जिद के बारे में ऐसे अल्फाज जुबान से निकाल सके? अब पांचवा सैंपल देखिए। लाल टोपी पहनकर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले अखिलेश अब हमेशा विपक्षी बेंच पर ही बैठेंगे। उन्हें मेंटल अस्पताल में इलाज की जरूरत है। हिंदू ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव एक तरफ संभल में मुसलमानों को 5-5 लाख के चेक बांट रहे हैं, दूसरी तरफ लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग की खुदाई की बात कर सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं। अखिलेश ऐसा करके मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पीडीए के 85% वोटर के साथ होने का दावा अखिलेश करते थे, अब पूरी ताकत उन्होंने सिर्फ ए यानी अल्पसंख्यक को बचाने में झोंक दी है। उनकी कोशिश है कि 2027 में कम से कम उनका एमवाई मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन बना रहे, जिसे उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने बनाया था, जिसकी बदौलत 3 बार मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर बने और एक बार खुद अखिलेश यादव। संभल इसकी सबसे हॉट प्रयोगशाला है। अखिलेश यहां मुस्लिम वोट गिन रहे हैं, 5-5 लाख में वोट का सौदा कर रहे हैं। अखिलेश का डेलीगेशन जिन्हें आज चेक बांटने पहुंचा है, राहुल गांधी उन्हें दिल्ली बुलाकर पहले ही थैली भेंट कर चुके हैं। फोटो सेशन की तस्वीरें मीडिया में वायरल है। योगी यहां मंदिर और कूप ढूंढ रहे हैं, सनातन का वैभव वापस लौटाकर हिंदू जोड़ रहे हैं। संभल के रास्ते अखिलेश 2027 के लिए 20% मुस्लिम वोट सॉलिड करने में लगे हैं। योगी यहां 80% सनाती वोटर में एक भी अखिलेश के लिए छोड़ना नहीं चाहते। योगी 80% के अकेले दावेदार हैं, जबकि अखिलेश के 20% पर जबरदस्त खींचतान और बंटवारा है। अखिलेश के 20% मुस्लिम वोट पर राहुल गांधी, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर दावा ठोक रहे हैं। अखिलेश को मुस्लिम वोट इसलिए मिलता है कि उनके पास 10% यादव का बेस वोट है। यही बात मायावती और चंद्रशेखर के साथ भी है। उनके पास भी 21% दलित का बेस वोट है।
2027 में अगर मुसलमान चले गए तो अखिलेश के पास जीतने की हैसियत नहीं बचेगी। अखिलेश पीडीए के सिर्फ ए पर फोकस कर रहे हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी को 39% मुस्लिम वोट मिले थे। 2017 में समाजवादी पार्टी को 55% मुस्लिम वोट मिले थे। 2022 में सपा को 80% मुस्लिम वोट मिले थे। मतलब पिछले 3 चुनावों से यूपी में मुसलमानों की फर्स्ट चॉइस समाजवादी पार्टी रही है। 2024 के उपचुनावों में मुसलमानों ने अपनी चॉइस बदल दी। नतीजा 65% मुस्लिम आबादी वाली कुंदरकी में अखिलेश यादव के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। अगर यही ट्रेंड 2027 तक कायम रहा तो अखिलेश ना घर के रहेंगे ना घाट के। इसी ट्रेंड को रोकने और तोड़ने के लिए बीते 24 घंटे में उन्होंने औरंगजेबी सोच को जमकर हवा दी। आगरा में मुगल म्यूजियम का रोना भी रोने से नहीं चूके। यूरोप के बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड, वो बर्लिन में रहते थे, उनकी ऑफिस बर्लिन में थी। हमारे एक साथी से परिचय हुआ, हम लोग उनके पास गए और उनका प्रेजेंटेशन देखा मुगल म्यूजियम को लेकर के, और वो काम आगे बढ़ाया समाजवादी सरकार में हम लोगों ने। यहाँ पर बहुत सारे साथियों को पता होगा कि देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा था। उसका सिविल वर्क पूरा हो गया, जितना कुछ सिविल वर्क होना था पूरा हो गया, लेकिन जैसे ही सरकार गई वो भी काम वैसा ही का वैसा अधूरा पड़ा हुआ है। अखिलेश मुसलमानों को खुश करने के लिए आगरा में जहां मुगल म्यूजियम बनवा रहे थे, अब योगी वहां छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम बनवा रहे हैं। योगी एक नहीं 10 बार कह चुके हैं, देश राम और कृष्ण की परंपरा से चलेगा, औरंगजेब और बाबर की सोच से नहीं चलेगा। में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है। अब सवाल उठता है कि अखिलेश ने संभल के बाद आगरा के मुगल म्यूजियम का मुद्दा क्यों उठाया। क्या अखिलेश को मुस्लिम वोट खिसकने का डर सता रहा है? दरअसल 2027 के वोट युद्ध में योगी के पास महाकुंभ, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा धाम का विकास, संभल के तीर्थों का विकास जैसे कामों की लंबी लिस्ट है, जो 2027 में हिंदू वोट को एकजुट करने में बहुत मदद करेगी। अखिलेश के पास ऐसा कोई सॉलिड मुद्दा नहीं है जिससे वो मुस्लिम वोट की रेस में सबसे आगे दिखें। लिहाजा उन्होंने संभल को राजनीति का सेंटर बनाया। पुराने मंदिरों और तीर्थ से जुड़े कूपों की खुदाई करके योगी ने उनके सेंटर को ध्वस्त कर दिया। जब तुष्टीकरण का कोई एंगल काम नहीं आया तो अखिलेश सीधे सनातन के विरोध में कूद पड़े। ऐसा पहली बात नहीं है। वो हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था के केंद्र राम मंदिर नहीं गए, भव्य दिव्य महाकुंभ पर खर्च को लेकर बयानबाजी की, अब बाबर और औरंगजेब का गुणगान करना शुरू कर दिया। अखिलेश ने मुस्लिम वोट बचाने के लिए सनातन विरोध में अपनी पूरी टीम को लगा दिया है। कि भाई सनातन के सबूत मिल रहे हैं संबंध में। देखिए, जो भी कुछ मिल रहा है, मैंने कई जगह ये बात पहले भी कही है कि 1947 से पहले नेशनलिज्म नहीं था, हमारा देश एक देश के रूप में नहीं जाना जाता था, एक रिपब्लिक नहीं था। तब राजशाही शासन थे। जब जो राजा बनता था वो अपने मन से सारी व्यवस्था बदल के, सब कुछ बदल के वो राज करता था। लेकिन मैं बार बार आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अब हम एक देश, लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, हमारा देश एक संविधान से चलता है, किसी राजा की मनमानी अब नहीं चलेगी। तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको मानना पड़ेगा। यूपी में 143 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान निर्णायक हैं। 73 सीट पर मुस्लिम वोट 30% से ज्यादा है। 70 सीट पर मुस्लिम वोट 20 से 30% के बीच है। मुरादाबाद और रामपुर में मुस्लिम 50% से ज्यादा है। उपचुनाव से ऐसे इंडिकेटर मिले कि मुसलमान अब विकल्प तलाश रहा है।
समाजवादी पार्टी से उसका मोह भंग हो रहा है। अखिलेश की तुष्टीकरण वाली राजनीति से तौबा कर वो योगी की संतुष्टिकरण वाली राजनीति के साथ चलना चाहता है। देखिए, वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। वो उनके कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि मुस्लिम मतदाता हमसे जुटा रहे, हम उनके वोट का इस्तेमाल करते रहें, उनके हक अधिकार को लूटते रहें, बस उनका मकसद यही है। मुसलमान को तो सोचना चाहिए कि मोदी जी और योगी जी के राज्य में पहली बार आजादी के बाद 51 बच्चे मुसलमानों के IAS पास किए, पहली बार। और आज मुस्लिम बच्चे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, शिक्षा की तरफ बड़ी तेजी से बढ़े हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता को सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, यहाँ तो वोट भी नहीं मांग रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो जिस कुंभ पर जमकर राजनीति हो रही है, वो कुंभ कितना भव्य और दिव्य होने जा रहा है, ये आपको बताते हैं। प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है, जिसे लेकर सीएम योगी जबरदस्त एक्शन में हैं। योगी आदित्यनाथ 1 महीने के अंदर 5वीं बार महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज में है। प्रयागराज में सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया है। सीएम योगी करीब 3 घंटे तक महाकुंभ से जुड़े कार्यों का जायजा लेंगे। सीएम योगी कुछ अखाड़ों में भी जा सकते हैं, साथ ही साधु संतों और अधिकारियों के साथ बैठक भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। प्रयागराज का महाकुंभ दिव्य और भव्य होना चाहिए और इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़नी चाहिए। सनातन की जो गूंज है वो पूरी दुनिया में सुनाई पड़नी चाहिए। कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और इसीलिए 1 महीने में 5वीं बार महाकुंभ क्षेत्र का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, खुद एक एक चीज पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। साधु संतों से मुलाकात कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ कुछ अखाड़ों में भी मुख्यमंत्री जा सकते हैं। आगे बढ़ रहे हिमाचल प्रदेश में नए साल से पहले बर्फबारी ने टूरिस्ट की खुशी को डबल कर दिया है। शिमला टू मनाली बर्फ बरसी है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, धर्मशाला तक बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। अपर हिमाचल की लाहौल स्पीति घाटी में बर्फबारी ने डेली लाइफ को डीरेल कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन नए साल का जश्न मनाने वाले सैलानियों के चेहरे पर जरूर इस बर्फ ने मुस्कुराहट ला दी है, क्योंकि हर जगह बर्फ की सफेद चादर में ढके हुए पहाड़ नजर आ रहे हैं। लाहौल स्पीति घाटी में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कों पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है। लाहौल स्पीति के कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। हालांकि अब राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी इस काम में जुट गया है। सड़कों के ब्लॉकेज को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हिमाचल प्रदेश के साथ ही अगर बात जम्मू कश्मीर की करें तो श्रीनगर में भी बर्फबारी की वजह से तापमान लुढ़ककर माइनस में चला गया है। श्रीनगर की पहचान डल झील जम गई है। हालांकि सैलानियों का यहां पहुंचना बदस्तूर जारी है। लोग बर्फ के बीच नए साल का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। श्रीनगर के बाद अब आइए आपको डोडा की तस्वीर भी दिखाती हूं। यहां भी लगातार बर्फबारी जारी है। लोग बर्फ से खेलते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर बर्फ फेंकते नजर आ रहे हैं। बर्फ के बीच नए साल के जश्न की खुशी दोगुनी हो गई है। जम्मू कश्मीर में 29 जनवरी तक 40 दिनों तक प्रचंड ठंड होने वाली है। 30 जनवरी से 18 फरवरी तक ठंड थोड़ी कम होगी। फिर 19 फरवरी से 28 फरवरी तक बेबली कोल्ड रहेगा, यानी ठंड की विदाई के आखिरी 10 दिन कम ठंड होगी। तो सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि सैलानी नए साल का जश्न मनाने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और सफेद बर्फ की चादर को देखकर झूमते हुए सैलानी नजर आ रहे हैं। हालांकि इसकी वजह से जो डेली लाइफ है वो जरूर प्रभावित हो रही है। भारी बर्फबारी की वजह से डोडा में ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि बर्फ से ढकी सड़कों पर एक एम्बुलेंस फंसी हुई है। आगे सड़क से बर्फ हटाकर एम्बुलेंस को निकालने की कोशिश की जा रही है। डोडा में कई सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। कई गांवों का कनेक्शन मुख्यालय से कट गया है। डोडा में सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। डोडा के भलेसा में सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब है। यहां बर्फ को हटाने के लिए बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं।
पहाड़ पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में इसका असर दिखाई पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है। लोग अलाव के सहारे खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिल्ली में सुबह मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अगले 5 दिनों की बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान है कि मिनिमम टेम्परेचर 9 से 11 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 15 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।